डॉक्टर जुगल किशोर जी, आप हमारे वेबिनार में सम्मिलित हुए और आप सबने सबको अपने इतने अच्छे विचारों से अपने सबको अभिभूत किया। सर, इतने व्यस्त दिनचर्या में से आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह किन्हीं कारणों की वजह से अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से मैं अपने नेक्स्ट कीनोट स्पीकर को आमंत्रित करना चाहूंगी। We have a keynote speaker with us today. I would like to introduce him to all of you, Mr. Ranjit Kumar. Dr. Kumar, who holds a master's degree in biotechnology from Calicut University, Kerala. After completing his PhD from Central Drug Research Institute, Lucknow, he has had a couple of postdoctoral training in Sweden and Russia. He worked as assistant professor in Vinoba Bhave University, Hazaribagh, Jharkhand. Presently, he has been working as a senior research engineer at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. He is passionate about societal change that can be brought about by scientific thinking, entrepreneurial pursuit, and environmental sustainability. He would like to contribute to the interface between youth, science, society, and environment with an objective to build a better world. He wrote many research papers which are published in national and international journals. With that said, I would like to invite Dr. Kumar to take over the webinar from here. Dr. Ranjit Kumar. नमस्कार। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का समान रूप से प्रयोग करूंगा और हो सकता है आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप बताएंगे कि सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो सर सुन पा रहे हैं। और इस सेमिनार में मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और नीता दीदी की जो सिस्टर हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूं और मतलब मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला। मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो भारत में ही हुई है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों ने मतलब हमने स्वीडन आए और स्वीडन में वर्तमान में मैं चार्ल्मर्स में कार्यरत हूं, जो नीता दीदी ने बताया। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने जो चीफ गेस्ट स्पीकर थे जुगल किशोर जी का, कि उन्होंने काफ़ी बृहद ढंग से सामाजिक और जो इसका एक वैज्ञानिक पहलू है दोनों को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया। अब ज़्यादा कुछ कहने को बच नहीं जाता है, लेकिन जो यहाँ से जो मैं बात करना चाहूँगा उसमें थोड़ा सा सामाजिक पहलू मैं ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे मेरी ट्रेनिंग एज ए साइंटिस्ट हुई है, लेकिन सामाजिक गतिविधियों और इसका जो सामाजिक प्रभाव है उस पर मेरी पैनी निगाह थी और है अभी भी। तो मैं अपनी बात जो है वो स्लाइड्स के ही माध्यम से कहना चाहूँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्लाइड्स को शेयर करूँ। क्या आप स्लाइड देख पा रहे हैं?
जी रंजीत जी, हम देख पा रहे हैं। हाँ जी सर। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद कि मुझे आपने ये मौका दिया। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजर्स, ऑल द डिग्नेटरीज, प्रिंसिपल एंड all the attendees who are attending this live or through this webinar platform. तो जैसा सर ने कहा था, जुगल किशोर सर ने, कि देखिए अभी ऐसा कुछ पोस्ट कोविड हुआ ही नहीं है। अभी जो है हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, तो ये कहना सही नहीं होगा कि पोस्ट कोविड आ गया है। और ऐसे में समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और क्या सोसाइटल चेंज है और उसमें जो ट्रांजिशनिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो मुझे याद है कि मैं जब इस बार अपने विंटर वेकेशंस के लिए भारत वापस गया था दिसंबर के दौरान, तो काफ़ी सारे न्यूज फ्लैश हो रहे थे एट द एंड ऑफ दिसंबर बिगनिंग ऑफ जनवरी कि वुहान एक छोटा सा शहर है जहाँ पे एक वायरल महामारी फैली है। लेकिन वहाँ से जो सूचनाएं आ रही थी वो उसमें कहीं भी ये बात नहीं सामने आ रहा था कि इससे कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण था कि वो जो समय था वो चाइनीज न्यू ईयर का समय था। जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सारे त्योहार थे उस समय। और हुआ क्या कि पहले तो ये बीमारी चाइना में आई और दो दो विभिन्न इसमें मत है। एक मत ये है कि वहाँ पे जो लैब्स है उससे ये वायरस किसी तरह से बाहर आया, और दूसरा ये था कि वहाँ जो ओपन एनिमल मार्केट है शायद वहाँ से ये वायरस आया, क्योंकि लोगों ने मतलब इन्फेक्टेड कुछ खाया वहाँ से, जिसके कारण ये धीरे धीरे फैला। लेकिन ये दोनों केसेस में कुछ कॉन्क्रीट हमें नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन 2012 को अगर हम याद करें तो उस समय भी एक इसी तरह की महामारी फैली थी जिसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लगभग 8,000 लोगों को ये बीमारी ने इन्फेक्ट किया और डेथ जो था लगभग 700 से 800 के बीच था। तो ये जो बीमारी थी इसको बहुत हद तक कर्टेल कर लिया गया था। लेकिन ये जो जैसा कि जुगल किशोर सर ने भी बताया था कि ये सार्स से भी ज़्यादा गंभीर रूप से फैलने वाली बीमारी थी। तो पहले तो ये चाइना में हुआ और उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी रही कि चाइना के बाद वियतनाम, फिर जर्मनी, थाईलैंड और फिर बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उधर इसका आगमन हुआ। और धीरे धीरे आप देखें कि 1 से 2 महीने के समय में पूरे विश्व में ये फैला। तो जैसा डेटा अगर हम देखें तो मैं स्वीडन के परिप्रेक्ष्य में भी बात करूंगा, थोड़ा सा वैश्विक और थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि स्वीडन ने एक अलग ही रूट लिया था जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी जो केसेस करेंट हैं, जहां कल तक मैं देखा था, उसमें 71,000 लोग स्वीडन में इन्फेक्टेड हैं, 5,420 मृत्यु हो चुकी है। अगर दुनिया की बात करें तो 11.1 मिलियन और डेथ मोर देन 5,25,000। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और डेथ करीब करीब 20,000 के आसपास है। रिकवरी रेट इंडिया में बहुत अच्छी है। अब अगर हम स्वीडन और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है। स्वीडन की पॉपुलेशन मात्र 10 मिलियन है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा आंध्र प्रदेश या के तरह का शहर है। उतना ही बड़ा पॉपुलेशन होगा, उतना ही बड़ा राज्य के पॉपुलेशन के बराबर होगा। लेकिन जब आप पर कैपिटा डेथ देखते हैं तो इंडिया में जो है 10 लाख के पॉपुलेशन पे लगभग 13 लोगों को मृत्यु हुई है, जबकि ये मृत्यु दर 536 है स्वीडन में। तो बहुत ही स्टार्क इंक्रीज है। अगर जीडीपी के टर्म में कहें तो 2000 यूएसडी डॉलर्स पर कैपिटा जीडीपी है इंडिया का, जबकि स्वीडन का जो जीडीपी है वो 55,000 यूएसडी है। तो जैसे कि मतलब जब ये महामारी शुरू हुई तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आया निर्देश, उसमें था कि भाई आपको हाथ जो हैं उसको बार बार धोइए और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए
चेहरे को बार बार टच ना करें, आईज को टच नहीं करें, नोज को टच नहीं करें, खांसना हो तो अपने एल्बो में खांसें। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ यहाँ उस वक्त तक भी मास्क के बारे में कोई डिटेल में निर्देश नहीं दिया गया कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं जरूरी है। लेकिन अब जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसमें ये पूरी तरह से मतलब ज्ञात है कि लगभग कि मास्क का पहनना अति आवश्यक है। मास्क पहनना, और जो मैं सामाजिक दूरी तो नहीं कहूंगा इसको, सोशल डिस्टेंस, लेकिन एक जो फिजिकल दूरी है, जो 2 गज की दूरी की बात प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दूरी मेंटेन करनी है। और ये सब चीजें आई जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी जारी की गई समय समय पर। अब अगर हम स्वीडन और इंडिया को देखें तो इंडिया ने अपनाया पूर्णतः लॉकडाउन का तरीका, जबकि स्वीडन एक दूसरे ही रास्ते पे चला कि उसने एडवाइजरी तो जारी की कि वायरस है, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं कहा कि पूरा लॉकडाउन है। मतलब समाज जैसे पहले कार्य कर रहा था वैसे ही कार्य करते रहा। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में काम करता हूँ, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर आप चाहें तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, चाहें तो। और अगर आप रिसर्चर हैं या आप साइंटिस्ट हैं तो ऐसे में आप घर बैठ के तो काम कर नहीं सकते, तो आपको लैब जाना पड़ेगा। तो आप, मतलब ये एक एडवाइजरी के रूप में था, जिसमें सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था कि आप अपने हैंड को वॉश कीजिए। यहाँ भी जरूरी नहीं था कि आप मास्क पहने स्वीडन में। तो और जो स्वीडन का जो तरीका था वो कुछ कुछ जैसे सर ने बताया भी था, लेकिन इसको मतलब एक साइंटिफिक तौर पे कहें तो इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और ये हर्ड इम्यूनिटी ये है कि मान लीजिए कि वायरस समाज में तेजी से फैलता है, तो कुछ पॉपुलेशन ऐसे होंगे जो कि उससे वनरेबल होंगे, जो जिनमें वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करेगा। कुछ ऐसे होंगे जिनमें मतलब साइलेंट टू माइल्ड, जो एसिम्प्टोमेटिक कह लीजिए, उस तरह के इफेक्ट होंगे। और इवेंचुअली क्या होगा कि समाज का एक ज्यादा वर्ग जो है उस वो इस वायरस से इन्फेक्टेड होगा, और वो उनमें स्वतः इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी। ये एक थॉट था। ऐसा ही थॉट पहले यूनाइटेड किंगडम ने भी सोचा था कि इसको हम अपनाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि इवेंचुअली जब केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे, वहां के प्रधानमंत्री खुद इन्फेक्ट हो गए, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का ही रास्ता अपनाया। तो ऐसे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे सर ने एक बात कही थी कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा मतलब इसको पूरी तरह से ले नहीं पाया, क्योंकि हेल्थ स्पेंडिंग सरकार की कम है। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्वीडन की हेल्थ स्पेंडिंग काफी अच्छी, और शुरू से ही एक मतलब चूंकि एक वेलफेयर सोसाइटी स्वीडन रहा है, तो वहां पे जो हेल्थ सिस्टम है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, टोटल गवर्नमेंट के हाथ में। तो मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यवस्था एक आम आदमी को है, वही व्यवस्था कोई धनाढ़ को भी होगा। तो सभी के लिए एक व्यवस्था है, चाहे वो ये 2 चीजों में लागू होती है, एजुकेशन और मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों क्षेत्र प्राइवेट हैंड्स में अभी तक नहीं है। तो ये एक अच्छी बात थी यहाँ के सिस्टम की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि इतना होने के बावजूद भी अगर आप मतलब डेथ रेट देखेंगे तो स्वीडन का ज़्यादा है। कारण ये है कि यहाँ यहाँ जो एल्डरली पॉपुलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये मतलब जैसे हमारे यहाँ तो बूढ़े बुजुर्ग, अभी वो कल्चर नहीं आया कि हर जगह ओल्ड एज होम्स हैं, लेकिन यहाँ पे ओल्ड एज होम्स और केयर गिवर्स हैं अलग से। तो वहाँ जब ये फैलना शुरू हुआ तो अगर आप मैं कहूँ आंकड़े के हिसाब से तो 90 से 95% तक जो मृत्यु हुई उसमें बुजुर्ग ही हैं, और 70 वर्ष से ऊपर, 65 से 70 एंड एबव के लोग ही मतलब की मृत्यु हुई इस दौरान। तो ऐसा कहें कि जो जो इनका एक पॉलिसी था कि ओल्ड एंड वर्नरेबल्स को हम बचा लेंगे, एक्चुअली वहां पे ये थोड़ा विफल रहे। हालांकि इनके हेल्थ सिस्टम सबके लिए समान है। और अब अगर भारत की बात करें तो भारत में यही
सेम पिक्चर मुझे लगता है जुगल किशोर जी ने भी दिखाया था कि हुआ क्या कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो मतलब समाज दो भागों में पूरी तरह से विभाजित हो गया। एक वो जिनके पास सुविधाएं थी, जो मिडिल क्लास था, उन्होंने अपना एक नीश बना लिया कि हाँ भाई चलो लॉकडाउन में हम अपना डोमेस्टिक्स मेंटेन कर लेते हैं। वो कंफर्टेबल थे, उनके पास साधन था कि भाई वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। उनके पास ये भी था कि वो थ्रेटेड महसूस नहीं कर रहे थे, वो टोटली सिक्योर थे। लेकिन एक दूसरा वर्ग था जिनको रोजमर्रा की जिंदगी जीनी थी, उन्होंने बहुत तेजी से अपने मतलब जो रोजगार के अवसर थे उनको खोया। और इतना छोटा सा शॉर्ट टाइम था, प्रेप टाइम, कि भले ही जो मध्यम वर्गीय परिवार और हाई क्लास के लोग हैं उनको ये इसका असर नहीं पड़ा, लेकिन जो 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 रोजमर्रा के जो लेबरर्स थे उन पे इसका मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और मतलब गरीब का भी अपना एक स्वाभिमान होता है, और इसमें देखा गया कि बहुत लोग ऐसे थे जिनको चैरिटी पसंद नहीं थी, लेकिन आप देखे होंगे सोशल मीडिया में कि एक 5 किलो का दाल चावल देके और उसका फोटो खींच लेते हैं लोग और उसको पोस्ट कर देते हैं। तो मजबूर हो गए वो कि उन जो नहीं भी चैरिटी लेना चाहते थे इस तरह के सिचुएशन में, वो मतलब एक फूड क्राइसिस और एम्प्लॉयमेंट का जो केओस था उसके कारण वो लेने को मजबूर हो गए। अब यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो ये जो क्रम हुआ और ये मास एक्सोडस जो हुआ मजदूरों का और विद्यार्थियों का, जो भी कह लें, विद्यार्थियों का तो लिमिटेड नंबर में हुआ, और जो भी ज्यादातर विद्यार्थी जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनका या तो निम्न मध्यम वर्ग के हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। गरीब कहाँ अफोर्ड कर पाते हैं कि वो बाहर जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था उसमें क्या हुआ कि जो शहर में केंद्रित था वायरस का प्रकोप, वो दूर दूरस्थ गांवों तक पहुंच गया। और अगर हम इसको देखें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हम आप जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, ओनस उनका था, बीमारी उन्होंने लाई, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस किस पे पास हो गए? इसके कॉन्सिक्वेंस सारे पुअर्स पे पास हो गए। जितने जो गरीब लोग थे उनको इनका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा। तो हमने अपना उत्तरदायित्व झाड़ दिया। और शहर कैसे बन गए कि आप देखेंगे बहुत सारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे थे जिन्होंने गरीब के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। जो झाड़ू पोछा भी करते थे उनको कहा कि भाई अब आपको आने की आवश्यकता नहीं। तो अंततः हमने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली, और ये एक ऐसी भावना शून्य दीवार है जिसको सोच के भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अब जो ये 5 लाख 10 लाख नंबर्स आपको वो संवेदना नहीं देती हैं। इतने लोग की मौत हुई, वो संवेदना नहीं दे पा रही है जो वस्तुतः उसको देनी चाहिए थी। ऐसा मेरा मानना है। और इस क्रम में मैं जरूर कहूंगा कि जैसे भारत में 70 वर्ष का जो समय रहा है उसमें अभी भी असंगठित मजदूर लोग हैं। लेबर रिफॉर्म्स पूरे तरह से कारगर नहीं है, और जो मालिक और मजदूर का रिश्ता है वो इतना विभत्स है कि आप सोचिए कि जैसे ही महामारी फैली तो मतलब शहर उनको 1 महीने तक भी नहीं झेल पाया, सारा का सारा जो पॉपुलेशन है। और ये बहुत बड़े नंबर में हुआ, इतने बड़े नंबर में कि उनकी पदयात्रा मतलब लंबे लंबे ये में शुरू हो गई और लोग अपने गांव की तरफ मूव करने लगे। वही गांव जो छोड़ के आए थे एक बेहतर भविष्य के लिए कि चलो झुग्गी झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन वहां एक बेहतर भविष्य है हमारी, ऐसा सोचते थे। तो अगर हम बड़े पिक्चर की बात करें, पहले तो एक चीज और भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ऐसा हमारा सोचना है कि माइंड बिलो मार्जिन्स जो है आर मार्जिनल माइंड्स, कि जो गरीब है उसके पास दिमाग नहीं होता है। ये जो सोच है कि उसको मनरेगा में लगा दो, उसको ईंटा फोड़ने में लगा दो, उसको कुछ प्लांटेशन ड्राइव में लगा दो, ऐसा नहीं। उनकी भी अपनी एक बौद्धिक क्षमता होती है। और यहाँ पे जैसे हुआ कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बोलने वाले हैं, अरे मेरा ये मानना है कि इंटेलेक्चुअल को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो होगा, उसका जो ट्रांसलेशन होगा हिंदी में वो होगा बुद्धिजीवी। लेकिन मुझे मानना है कि समाज में इतने ज्यादा बुद्धिजीवी हो चुके हैं कि अब बुद्धिजीवी की जरूरत नहीं है समाज को बुद्धि सेवी की जरूरत है, जो अपनी बुद्धि से समाज की सेवा कर सके। तो ये मुझे ऐसा लगता है, ये पूरा जो समरसॉल्ट था, जो स्लम टू विलेज वाला जो पैराडाइम था, वो पूरा बदल चुका है।
और हुआ क्या, कुछ लोगों के लिए तो झुग्गी झोपड़ी घर होगा, लेकिन आप धारावी जैसे सेटअप को देखेंगे तो वहां घर में ही छोटे छोटे लघु उद्योग हैं। तो उनके लिए बाहर निकलना जो है वो एक घर था, मतलब काम किया उसके बाद बाहर आके कुछ थोड़ा सुस्ताए या रिलैक्स किए, तो वो संभावनाएं लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद हो गई। तो एक तरह का गैस चेंबर बन गया, और ऐसे में तो मानसिक विषाद होना अवश्यंभावी है, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो जैसा कि बताया कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उसके बाद मुझे एक चीज और भी लगता है कि जैसे अभी क्या सिस्टम था, अभी एक सिस्टम था कि भाई जो पुरुष थे वो ब्रेड अर्नर थे, तो वो लोग सब ज्यादातर शहर के तरफ थे। गांव में मतलब ये एक आप कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया, कि जो महिलाएं घर की थी वही घर की मुखिया हो गई, पुरुष जो थे वो पैसा कमाते थे, पैसा भेजते थे और उससे घर चलता था। तो ऐसे में देखा गया कि जहां जो महिला मुख्य हैं घर में, वहां पे जो बच्चों की एजुकेशन है और बच्चों का स्वास्थ्य था वो प्रायोरिटी थी, वो बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा था। लेकिन आप सोचिए कि अब किस तरह का एक पावर टसल होगा कि जो पुरुष आएंगे उनकी नौकरी चली गई होगी, तो घर में जो एक मतलब एक तरह का विषाद, भय और लड़ाई झगड़े का माहौल फिर से बन जाएगा। और पुरुष जो होगा वो ये चाहेगा कि हम इस पावर को फिर से रिक्लेम कर लें, जो हम घर के मुखिया थे हमको फिर से वो मौका मिल जाए। तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट कह लीजिए, ये इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा वो देखने लायक होगा। हमको लगता है कि समाज विज्ञान के लोग जो हैं उस पर जरूर कोशिश करेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। आप एक कह सकते हैं कि एक रूरलाइजेशन का वेव तो चल चुका है, और वो होगा भी कि बहुत सारे एमएसएमईज, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग अब गांव में ही लगेंगे। और शहर के पाखंड से गांव के लोग इतने इतने विक्षिप्त हैं कि बहुत सारे मजदूरों ने ये तय कर लिया है कि लगभग ये संख्या 20 से 25% होगी कि भाई ये शहर का लुभावनापन जो है वो क्षणिक है, हम जिए चाहे मरे। 20% तक लोग ऐसा चाहते हैं कि हम गांव से फिर बाहर नहीं आए। ऐसा पलायन का हमें हमें नहीं चाहिए जिसमें कि इतना ज्यादा खतरा हो और शहर इतना निष्ठुर हो। तो ये बात भी हमें समझना होगा और देखना होगा कि कैसे अब उद्यमी जो हैं और जो मजदूर हैं उनके बीच, और जो लेबर रिफॉर्म्स इंडिया में होते हैं उससे कैसे ये सिचुएशन सुधरता है। यहाँ पे एक और बात जैसे है कि देखिए हम कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, लोग ऑनलाइन करने लगेंगे, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सोचिए कि क्या सभी लोग उसी बैंडविड्थ पे हैं जितने पे हम लोग हैं, सभी को वही समान अधिकार उपलब्ध है? बिल्कुल ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है। तो इसमें आप ये मान लीजिए कि जैसे किताब होता है तो किताब के पीछे में एक अपेंडिक्स होता है, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन या ऑनलाइन कुछ करना वो एक अपेंडिक्स हो सकता है, लेकिन वो मेन इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट का नहीं हो सकता है। तो वो बात भी बहुत जरूरी है कि हम उसको ध्यान में रखें। अब सर ने इस पे काफी कुछ बोल दिया है, और जैसा कि बताया गया कि हम इसको मैनेज अच्छा से कर सकते हैं, हमारे पास कुछ उपलब्ध दवाइयां हैं जिससे कि मैनेज हो सकती हैं। एक बात और भी यहाँ इम्पोर्टेंट है कि भारत ने भी स्टेप अप किया और कुछ चीजों में आत्मनिर्भर हुआ इस क्रम में। एक जो चीज थी, जो डायग्नोस्टिक्स पे हम पूरी तरह निर्भर थे चाइना पे, वो हमारी निर्भरता कम हुई, हम अपना पीपीई बनाने लगे और अब तो निर्यात भी कर रहे हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब इस केओस के एनवायरनमेंट में भी हमने अपॉर्चुनिटी को तलाश लिया, और डेथ रेट के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में भी हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये एक वास्तविकता है कि वैक्सीन अभी दूर है, अभी उतना नजदीक नहीं है। अभी कल ही आप देखोगे कि कंट्रोवर्सी है कि भाई 15 अगस्त तक कैसे इतना जल्दी लॉन्च हो जाएगा वैक्सीन। तो मैनेजमेंट के रास्ते हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतः इस पे कुछ कहना जो है ना वो बहुत जल्दी होगा। जैसे मैं कहा कि पोस्ट कोविड कह दूं, ऐसा भी बहुत जल्दी है अभी कहना इस चीज के लिए। और जब भी हेल्थ की बात होती है तो सरकार क्या कहती है कि भाई आपके लिए इंश्योरेंस है, लेकिन इंश्योरेंस एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है एक व्यापक हेल्थ व्यवस्था का। तो सरकार का क्या कहना है, जब ऐसा अगर कुछ कोई प्रस्ताव आता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, सबके लिए स्वास्थ्य कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जो भी देश, चाहे स्वीडन भी हो, इन्होंने भी अपनी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी उस समय शुरू की जब ये पुअर कंडीशन में थे। तो अगर अंग्रेजी में इसको कहे
तो ऐसा कर सकते हैं कि यू डोंट स्टार्ट हेल्थ सिस्टम व्हेन यू आर रिच, यू डू इट इन ऑर्डर टू बिकम रिच। तो हमें अगर मतलब एक धनाढ्य और एक संपन्न राष्ट्र बनना है, तो सबसे पहले हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और दो चीज मैं कहूंगा कि शिक्षा का निजीकरण और स्वास्थ्य का निजीकरण कतई नहीं होना चाहिए। वो समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये स्वीडन की व्यवस्था में इनग्रेन्ड है कि सबको मतलब एक एक आप कह सकते हैं कि वेलफेयर सोसाइटी होने के कारण ये सुविधाएं सबको उपलब्ध है। क्योंकि स्वीडन ने लॉन्ग टर्म पहले, बहुत ही पहले ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल टाइम से एक्सीड कर रहा हूं, मैं और जस्ट 2 या 3 मिनट लूंगा। तो हमने इसमें बहुत सारी कहानियां ही भी देखी, जहां पे जैसा कि सर ने कहा कि लीडरशिप की लैकिंग था, लीडरशिप उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना होना चाहिए था। तो ये था कि टाइम फॉर लीडरशिप टू शाइन, यहाँ पे होना चाहिए था कि लीडरशिप खूब अच्छा साइन करता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल लीडर्स क्रिएट हुए। आपने देखा होगा, सोनू सूद को देखा होगा, या एक बेटी को देखा होगा जो अपने अपाहिज पिता को किस तरह से साइकिलिंग करके दूरस्थ, मतलब 1600 एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर ले आया। या बहुत सारे ऐसे माइक्रो हीरोज हैं। अगर आप केरला देखिए, इसमें केरला का एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहूंगा कि केरला में क्या हुआ कि केरला में जो मजदूर थे, असम के बहुत सारे मजदूर थे, तो केरला के जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने उन्हें सुनिश्चित कराया कि देखिए, आपको पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका सारा जो व्यवस्था है हम यही करेंगे, आप रहिए यहीं। तो एक वो भी मॉडल था। तो केरला से हमें सीखना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ एक पॉलिटिकली डिफरेंट सिस्टम है, वहाँ क्या ऐसा सोशल ये है, क्या ऐसी सामाजिक संरचना है कि उतनी बड़ी फ्लड की आपदा जो कुछ साल पहले आई, उससे भी उन्होंने रिजुबिनेट करके एक नया केरला फिर उसी तरह खड़ा कर लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का है कि हम थोड़ा फिनेंशियल एड दे रहे हैं या हेल्प दे रहे हैं, तो ये सब मात्र बैंडेड है। लेकिन समाज को एक सर्जरी की आवश्यकता है, जिसमें कि स्वास्थ्य, जिसमें कि शिक्षा, ये सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हमें जरूरत है कि जो इनविजिबल थ्रेड्स जो है, जो माले को गूंथे रहते हैं अंदर में, जो धागा है जो दिखता नहीं है, वही सबसे महत्वपूर्ण टाई है। उसको भी, उस सामाजिक संरचना को हम समझें और संवेदना को जगाएं। तो जो बात मैं अंत में कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, कि सरकार ने जो कहा, तीन मुख्य बातें मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हैज माइट रिलैक्स लॉकडाउन बट कोरोना हैज नॉट। और ये मैंने अभी CNN पे कुछ दिन पहले आशीष झा से, एक जो है वहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे सुना था कि जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ अ पेंडेमिक, इट डजंट मीन दैट इट्स ओवर, सो यू हैव टू have the courage and you have to develop the skill to live with it. It's very important. और एक जो ये भय का माहौल है, it is up to us if fear sells or not. Are you buying it? That's also very important. तो इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को अंत करूंगा। इस मंच पे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई एम ओपन फॉर क्वेश्चनिंग नाउ। थैंक यू डॉक्टर रंजीत। एक क्वेश्चन है सर आपके लिए। एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि क्या कोविड-19 की क्राइसिस ने लोगों के बीच की सेंसिटिविटी और ह्यूमैनिटी को कम किया है या बढ़ा दिया है? जैसा कि अभी आपने मीडिया की बात की कि लोगों ने चैरिटीज की और उनको मीडिया में हाईलाइट किया, तो ये क्या शो करता है? क्या ह्यूमैनिटी बढ़ी है या संवेदनशीलता कम हुई है लोगों में? देखिए, इस पे कोई डायरेक्ट कहना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि समाज में बहुत तरह के लोग हैं। जो लोग हैं, बहुत सारे साइलेंट लोग हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र साइलेंटली भोजन का व्यवस्था बहुत लोगों के लिए कर रहा था। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही थी, लेकिन उसके लिए महिमा मंडन नहीं कर रही थी। मेरा ये कहना है कि संवेदनशीलता है, लेकिन आप मतलब ज्यादातर समाज अपने आप को, जब तक हमारा कोई नहीं उसमें इन्वॉल्व होता है या हमारा परिवार नहीं इन्वॉल्व होता है, हम उस चीज को बड़ा नहीं समझते, उस बीमारी को बड़ा। तो वो संवेदनशीलता को एक वैश्विक रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है कि विश्व एक परिवार है, जो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। तो ये शब्द नहीं रहे, इसको आप समझिए, क्योंकि
जब सर ने कहा ये बात, ये पूरी तरह से आप देखिए कि जाति वर्ग कुछ भी नहीं देखता है, बीमारी है तो सबको समान रूप से इन्फेक्ट कर सकता है। तो उस तरह में सामाजिक रूप में हमें माइक्रो केरला हर जगह देगा, ये मेरा मानना है कि केरला का जो मॉडल है कि वहाँ का जो सामाजिक संरचना है उस चीज को अपनाना जरूरी है और संवेदनशील तो होना ही चाहिए सभी को। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर रंजीत ने बहुत ही ब्रीफली इस बीमारी से बचने के उपायों के बारे में, इसके कारणों के बारे में चर्चा की और विशेषकर भारतीय संदर्भ और स्वीडन के संदर्भ में इस पैंडेमिक की चर्चा की। आपने बताया कि स्वीडन में चूंकि एक वेलफेयर सोसाइटी है, इसलिए वहां पर लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज आम पब्लिक के लिए बहुत ही सहज है, सुलभ है, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जैसा कि डॉक्टर जुगल किशोर जी ने भी कहा था कि केवल 20% हमारी गवर्नमेंट स्पेंड करती है हेल्थ सेक्टर पर, और इस अमाउंट को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, फंडिंग की ज्यादा जरूरत है। और भारत भी चूंकि हम अपने को एक लोक कल्याणकारी राज्य, प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। खासकर हमारे जो अगवाकार हैं, नेता हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए कि हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। एक बात और आपने महत्वपूर्ण कही कि धारावी में, जैसा कि आपने बताया कि लोग घरों में गृह उद्योग करते हैं और उनके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए वो बाहर निकलते हैं, और शायद इसी वजह से वहां पर तेजी से स्प्रेड हुआ। धारावी में सबसे ज्यादा केसेस आए, मुंबई में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोरोना वायरस से, वहां पर मरीज ज्यादा प्रभावित रहे। तो ये एक नई बात कही आपने कि इस पर विचार करने की जरूरत है कि हम उनको अगर रिफ्रेशमेंट उनके घरों में उनको दे पाते किसी तरह का, या उनको किसी तरह और तरह के मनोरंजन उनको घरों में सुलभ करा पाते, तो शायद वो बाहर ना निकलते और इतनी